10% नहीं 100% गलती करार दे रहे हैं तारिक बशीर चीमा साहब। बिफोर थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड उन्होंने क्या फरमाया, जरा वो भी सुन लेते हैं। असद कैसर साहब मेरे घर पे तशरीफ लाए, हमने इनकार किया कि हमने इस खाने में शामिल नहीं होना, एंड देयर वर लेजिटिमेट रीजंस फॉर दैट। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, मैं लाइटर नोट पे इन दोस्तों से बात कर रहा हूँ और कंक्लूजन की तरफ भी जरा चले। परवेज खटक साहब मेरे पास तशरीफ लाए, कहने लगे कि यार वो कह रहे हैं काफ लीग वालों को इनवाइट कर लो, तो इनका बस खाना पूरी कर लो, लेके इनको जनरल फैज आ जाएगा रात को खाने पे। मैंने कहा यार जनरल फैज से को आज हमको ले ही जाए खाने पे, तो हम चले जाएंगे खाने पे अगर वो हमें ले गया। हर जगह पे ये इमरान खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस कि जी कोरम जो है वो कौन पूरा किया करता था इस हाउस का कोरम। स्पीकर के कमरे में कौन आकर बैठता होता था इजलास के दिनों में? नॉट ए सीनियर रैंकिंग ऑफिसर। दे ऑल नो इट। अगर ये मजीद तफसीलात चाहते हैं तो मजीद तफसीलात भी मैं इनको देने को तैयार हूं। बात यह है कि इस मुल्क में हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, शहीदों में उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं कि आज जी हमने सबक सीख लिया है, 10% गलती हमारी है। मैंने का इलेक्शन लड़ रहा था 2018 में, मैं हल्फन बता रहा हूं जनाब स्पीकर आपको कि मेरे एमपीएस को उठा कर पीटीआई की जीपों में फेंका गया था। किसने फेंका था? मैं उन ऑफिसर्स के नाम ले सकता हूं, मैं आई कैन नेम दोज ऑफिसर्स। ये आज कह रहे हैं कि हमारी 10% गलती थी, इनकी 100% गलती थी। लेट्स गेट द डिटेल्स फ्रॉम शैला रजा साहिबा, क्योंकि यहाँ से लेके मामला जब अयाज सादिक साहब के चेंबर्स में गया, बात हुई तारिक बशीर चीमा साहब को मुअत्तल कर देना चाहिए। जब हम नेशनल असेंबली की प्रोसीडिंग्स देख रहे थे, शैला रजा साहिबा बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, आप चेयर कर रही थी, आप मामले को कंट्रोल भी कर रही थी, और एक ऐसा वक्त था शायद आपको भी नहीं पता चला कि क्या हुआ। जरताज गुल साहिबा के पास जाकर उन्होंने क्या गुफ्तगू की, थिंग्स गॉट आउट ऑफ हैंड, लेकिन इन एनी केस उन्होंने माफ़ कर दिया, माफ़ी मांगी तारिक बशीर चीमा साहब ने। आपको लगता है कि ये जो तूफान बदतमीजी है, ये किसी हद तक आप कंट्रोल कर पाई? और बैरिस्टर अकील साहब ने भी ज्वाइन किया, थैंक यू, आपने भी ज्वाइन किया। मैं शैला साहब से जवाब लेती हूं जी। अच्छा, मैं एक बात करना चाहती हूँ, और वो ये कि देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस जो माइक पे गुफ्तगू हुई उसकी तो मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। अब तारिक बशीर चीमा साहब बात कर रहे थे, अली मोहम्मद साहब का नाम लिया, अली मोहम्मद ने फिर पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे उनको जवाब दिया, उसके बाद फिर उन्होंने पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे बात की, उसके बाद वो उठ के अली मोहम्मद साहब की तरफ गए कि मेरा लॉयर है उससे हाथ मिला के चली जाऊँ। तो वो जब वहाँ पे गए हैं, देखिए हमें आवाज़ नहीं आती है, जो इतनी दूर बड़ा फासला है, तो वहाँ पे जरताज गुल साहिबा ने उन्हें कुछ कहा जिसके जवाब में उन्होंने कुछ कहा। मुझे तो जब आवाज़ आई जब एक ज़ोर शटअप हुआ है, वो उन्होंने कहा था, वो तारिक बशीर चीमा ने, वो शटअप जो था और एकदम चीखन दाढ़ी जो हुई, तो उससे मुझे ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई। इधर के लोग इधर दौड़े, इधर के लोग उधर दौड़े। तो मेरी हमेशा से इस बात से मुझे बहुत चिढ़ आती थी एज डेप्यूटी स्पीकर, और आज भी मैं ये बार बार कह रही थी। इनके कोई आफरीदी साहब हैं जो कि मफलर भी पहन के आते हैं, वो हर बात पे उठते हैं, हर बात पे उठते हैं, और विदाउट द परमिशन ऑफ चेयर वो भी, और एक खटक साहब हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करते हैं। तो देखें, जब अगर आप अपनी जगह से विदाउट द परमिशन ऑफ चेयर उठेंगे, आपका माइक भी ऑन नहीं होगा, और अगर आप कोई सेंटेंस कहते हैं वो स्पीकर ने नहीं सुनना है और ना वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। लेकिन अगर जिसको कहा है उसने अगर आपको रिप्लाई कर दिया है, स्पीकर ऑन है उसका, ज़ाहिर है जो बोल रहा है उसी को कहा जाता है, तो फिर वो बात सुन ली जाती है, फिर वो बात हो जाती है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपको इतना नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए। आपकी बारी आएगी, आप उसमें स्पीच करेंगे, स्पीच में आप जवाब दे सकते हैं। इतनी डिस्टर्बेंस होती है कि देखिए आम जो हमारा सेटिंग सोसाइटी है उसी से उठ के भी सियासतदान आ रहा है, उसकी कोई अलग जगह पे ट्रेनिंग नहीं हुई भी, वो फिर वही ज़बान शुरू हो जाती है जो एक हमारे मोहल्ले गलियों में होती है।
तो एक बातचीत थी, कोई ऐसी क्या बात ज़रताज गुल साहिबा ने कही कि फिर दूसरी उन्होंने भी जवाब दिया। जो बातें मेरी नॉलेज में आई हैं वो यही हैं कि क्योंकि मेरी ज़रताज गुल साहिबा से मुलाकात नहीं हुई कि मैं उनकी बात को उनके मुंह से सुनती। तारिक बशीर चीमा क्योंकि इस साइड गवर्नमेंट की जो लॉ ये साइड है वहाँ पे आके बैठ गए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अली मोहम्मद से शेक हैंड करने गया और मैं जा रहा था, तो इनसे तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था। इन्होंने बैठे बैठे कहा कि आपका जो बेटा है वो ड्रग में इन्वॉल्व था और आप उसकी सपोर्ट कर रहे थे, हम भी ये बता सकते। तो उस पे उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक, देखिए मैं उनको एडवोकेट नहीं कर रही क्योंकि मैंने नहीं सुना, तो उनके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि मैं भी जो है ना आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ ऊपर से नीचे तक, मैं भी जो है आपको एक्सपोज कर सकता हूँ बहुत। लेकिन ये बात वो कह रहे हैं, वो कुछ और कह रही हैं, लेकिन ना मैंने इनको कहते सुना उस वक्त, ये इनके मुंह से सुना है, उस वक्त नहीं सुना मैंने, और जो वो कह रही हैं ज़ाहिर है वो भी मैंने नहीं सुना। लेकिन जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और एक दूसरे से सॉरी करने में किसी का कद छोटा नहीं होता, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि हर एक की एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है। हम क्यों उसकी ज़ातियात पे जा रहे हैं अपनी जगह पे बैठे बैठे? हम क्यों ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर हम किसी डॉग को जो है एक पत्थर मारेंगे तो वो सिर्फ भौंकेगा, वो काट भी सकता है। तो हर चीज़ का हर आदमी से अपने पैरामीटर्स के हिसाब से आप रिएक्शन की तवक्को नहीं रखें। बेहतर यह है कि आप वो एक्शन ना दें जिस पे कोई बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो। आपके कॉलीग हैं, आप काम करें, आए चले जाएं। आप अगर कोई भी अगर ये वाला इन्होंने जुमला कहा था ज़रताज गुल साहिबा ने, इनका ये जुमला बनता नहीं था कि उनके बेटे के हिसाब से उन्हें कोई ताना दे, और उन्होंने जो रिप्लाई किया, अगर वो रिप्लाई है जो ज़रताज गुल साहिबा कह रही हैं तो वो भी गलत था, और मैं समझती हूँ ये भी गलत था कि मैं एक्सपोज कर दूंगा। लेकिन बात यह है कि आपने प्रोवोक किया, और फिर मैंने कहा कि मैं अगर किसी को किसी बात का ताना दूं, नहीं, मगर मामला यहाँ तक पहुँच गया कि आपको पता है पीटीआई के लोग पहुँच गए आपको उनके कमरे में अयाज सादिक साहब के पास, उन्होंने कहा इनको मुअत्तल किया जाए। मतलब मामला इतना गर्म हो गया था उस वक्त तक, और बहुत घंटे लगे। ये सब हमारे सामने हुआ। ज़रताज गुल साहिबा, तारिक बशीर चीमा साहब को आकर अब्दुल्ला साहब लेके गए, पीपल्स पार्टी रोई भी वो जी। देखिए वहाँ पे जो सूरत हाल हो गई थी, वहाँ पे वहाँ पे दो सूरत हाल हो सकती थी कि या तो सारे उनको मार रहे होते या हमें बचा लेना चाहिए था। बेहतरीन तरीक़ा ये था कि दोनों फरीक़ैन को एक दूसरे से दूर किया जाए। और मुझे ये नॉलेज में आया है कि आमिर डोगर साहब, अली मोहम्मद साहब वगैरह ये कह रहे थे कि भाई फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात नहीं हुई है, आप इसको ख़त्म करें। और मेरी नॉलेज में ये भी आया है कि वो जो आफरीदी साहब थे, जो अगर उनका नाम आफरीदी है मुझे इतना पता नहीं है, जो फ्लैग का मफलर पहनते हैं, कि वो कह रहे थे हमने शैला रज़ा साहिबा को नहीं छोड़ना, ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ है। आपके ऊपर जी, आपके ऊपर पता नहीं कहाँ वक्त आएगा, इसमें पता नहीं कहाँ गलती थी। नहीं तो मैं तो शानदाना साहिबा और अली मोहम्मद साहब सब मेरे पास आए, उन्होंने कहा आप इस मामले को देखें। मैंने कहा हाँ मैं चाह रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुन नहीं रहा था। मैंने पहले 15 मिनट्स के लिए जो है वो एडजर्न करना चाहा था, रूलिंग भी दी थी, और मैं चाह रही थी कि मैं बुला लूँ दोनों को, लेकिन वहाँ पे सारे मामलात आजकल खुद ही होते हैं, स्पीकर की कोई सुनी नहीं जाती। तो फिर जब मैंने देखा कि शानदाना बहुत नाराज़ हो रही थी और अली मोहम्मद भी मुझसे कह रहे थे कि आप इसका हल निकालें, तो वो हल यही होता कि मैं दोनों को बुला लेती। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरी बात सुनने के बजाय बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था कि जब तक मैं बैठी रहती वहाँ कैमरे भी ऑन रहते। तो फिर मैंने उसे कल तक के लिए एडजर्न कर दिया। बाद में अयाज सादिक साहब के पास डेलीगेशन आया हुआ था, और
आप ये देखें कि ये लोग उनके रूम में थे और डेलीगेशन हाउस को हाउस में आके सारा देख रहा था कि क्या ऐसे हाउस चलता है, कहाँ ट्रेजरी बेंचेस हैं और कहाँ। तो फिर उसके बाद एंड क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम, किसने किससे सॉरी किया, लेकिन हमें ये रिवायत ख़त्म करनी चाहिए कि हम अपनी जगह बैठे बैठे किसी को कुछ भी कह दें और फिर ये सोचें कि वो रिप्लाई हमें खातून समझ के देगा, क्या समझ के देगा, मेंबर मतलब वहाँ पे हम खातून तो हैं लेकिन इक्वल मेंबर भी हैं हाउस के, तो हमें किसी को उस हद पे जाके टॉन्ट नहीं करना है कि जिस पे दूसरा भी ये भूल जाए कि ये सामने कौन है।